आज पूरे धरती पे ह्यूमन बीइंग या मानव हुकूमत कर रहा है। हर एक जीवों पर उसका नियंत्रण है, हर एक जीवों पर उसकी सत्ता है। जिस जीव को चाहे उस जीव को अपने अनुसार प्रयोग कर लेता है, उपयोग कर लेता है। क्यों? क्योंकि जीवों में सबसे बेस्ट जीव है मानव, नहीं तो। और वो बेस्ट कौन बनाता है, किस वजह से बेस्ट बनता है? इसके वजह से, बुद्धि की वजह से। अदरवाइज कई ऐसे लाखों ऐसे जीव हैं जो शारीरिक बल से आपसे कई गुना श्रेष्ठ हैं या उन्नत हैं या बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आप हाथी को भी कमांड कर लेते हो, व्हेल को भी पकड़ लेते हो, शेर, चीता, बाघ, पता नहीं सबको पकड़ लेते हो, सांप को भी पिंजरे में बंद कर लेते हो, कैद कर लेते हो, क्योंकि आपके पास ये है। तो ये जिसके पास है वही सरवाइव करेगा इस धरती पे, नहीं तो मारा जाएगा। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी यही नेचर है, जो एवरेज में बेस्ट करेगा वही सिलेक्ट होगा। और बेस्ट बनने के लिए आपको इसका प्रयोग करने का, ये जितना ज्यादा तीक्ष्ण होगा, शार्प होगा, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। पूरे जीवन के परीक्षा में, सिर्फ नौकरी की परीक्षा में नहीं, जीवन के हर एक परीक्षा में आपको वही सफलता दिलाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करें। कुछ पूछना है पिछले क्लास में? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार समझ में नहीं आया था। वो पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं समझ में आया था। ठीक है, टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट को आज हम समझाते हैं कि क्या होता है, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। ऐसे समझ लो, टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट, या इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सबसे पहला, अब जो आपका कंफ्यूजन है, उसी कंफ्यूजन पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और उसमें उसकी कौन सी ऐसी विशेषता है जिसको हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो नेचर है वो पूरी तरह से ओपन मार्केट होता है, यानी कि उसमें सेलर और बायर कई होते हैं। तो सबसे पहला हम उसी की बात कर रहे हैं जो आपका सवाल है, यानी कि कैरेक्टर या विशेषता टोटल कॉम्पिटिटिव मार्केट का। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर होता है वो ये है कि इसमें कई खरीदार और विक्रेता होते हैं। कई खरीदार या क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। एक नहीं होता है, कई होता है, यानी कि इसमें इसकी संख्या। अब इसको ऐसे समझ लो, मान लो आपको मोबाइल फोन खरीदना है। अब मोबाइल फोन खरीदना है तो आज से 10-15 साल पीछे जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ एक ही मोबाइल बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी, मोटोरोला। ठीक है। अभी अब अगर आ जाओ तो आपको आज से 15 साल पहले की अगर बात करें या 20 साल पहले की बात करें तो 2005-6 की अगर आप बात करें तो एक ही कंपनी हुआ करती थी। अभी आ जाओ तो पता चलेगा भैया इसमें नोकिया भी है, इसमें सैमसंग भी है, इसमें वीवो भी है, इसमें रेडमी भी है, इसमें ओप्पो भी है, इसमें एप्पल भी है, पता नहीं और कितने मार्केट प्रोड्यूसर है। यानी कि सेलर या प्रोड्यूसर कई होते हैं और खरीदार भी कई होते हैं। जितनी बड़ी आबादी उतनी ज्यादा खरीदार, और सबके अपने अपने खरीदार। अगर मान लो कि समान फीचर्स का, सपोज एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपको एक ऐसा फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए जिसका इंटरनल मेमोरी 150 GB हो,
उसका रैम कम से कम 9 GB हो, उसका कैमरा कम से कम 75 मेगापिक्सल का हो, ठीक है, उसमें वो वाटर प्रूफ हो, उसका बैटरी बैकअप लिथियम बैटरी हो, बैटरी बैकअप लगभग 24 आवर का हो, स्क्रीन कम से कम 4 इंच का हो या 6 इंच का हो। आप ये सब चीज खोजने के लिए गए कि जिस फोन में हमको ये फीचर्स मिलेगा देन हम उस फोन को खरीदेंगे। जैसे ही आप बाजार में जाएंगे तो ये सारे फीचर्स वाले फोन आपको हर एक कंपनी में मिल जाएंगे। अब बायर के पास ऑप्शन है कि वो जिसका चाहे उसका खरीद ले। तो यहां पे थोड़ा सा रेट वेरिएट करेगा टू द ब्रांड या अपॉन द ब्रांड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कम बेसी हो सकता है। जैसे ये सारे के सारे फीचर्स अगर लेने जाएंगे तो अगर एप्पल में लेने जाएंगे तो एप्पल इज अ ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल फेथफुल ब्रांड आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व का सबसे विश्वसनीय ब्रांड है टेलीकॉम सेक्टर का। तो इसका हो सकता है कि दाम ये सारे फीचर्स लेने जाएं तो हो सकता है इसका 50,000 रुपया लगे। ओप्पो में लेने जाएं तो इसका पता चलेगा कि ये चाइनीज है सब, ओप्पो वीवो ये, तो हो सकता है कि इसका कीमत 20 से 25,000 रुपया में ये तीनों का पीस मिल जाए। सैमसंग लेने गए तो भैया ये कोरियन कंपनी है, हाँ, तो हो सकता है कि इसका 40,000 ले गए। नोकिया, सैमसंग कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है कि कोरिया की कंपनी है, खैर जहां का भी हो देख लेना। तो नोकिया भी लेने गए तो ये भी 35,000 में मिला। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो फीचर्स चाहिए वो मार्केट में कई ब्रांड के कंपनियों में मिल जा रहा है, उसका रेट वेरिएट कर रहा है उसके ब्रांड वैल्यू पर। तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको लेना चाहेंगे। आपको पता चला भैया एप्पल का अगर लेंगे तो 10 साल तक हमको कुछ नहीं सोचना है, तो तुरंत आप इसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा। आपको लगा कि भाई ओप्पो, वीवो, रेडमी भी करीब 5-6 साल आराम से चल जाता है, इसीलिए इसका कीमत ज्यादा नहीं है। तो आपको फोन बदलने का आदत है, ज्यादा पुराना ज्यादा दिन तक आप नहीं रखते हैं, तो हो सकता है आप इसको प्रायोरिटी दे दें। फिर आपको चला यार न तो ज्यादा लंबा चलने वाला न तो ज्यादा तुरंत खत्म होने वाला, ऐसा जो लोग प्रिय हो, आपके भाई भी लिए हो, आपके चाचा भी लिए हो, आपके दोस्त भी लिए हो, तो आपने नोकिया या सैमसंग को प्रायोरिटी दी। तो ये कंज्यूमर के पास पूरा ऑप्शन होता है और बायर के पास भी ऑप्शन है, बायर के पास और या कंज्यूमर के पास पूरा ऑप्शन है कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है। उसको मार्केट में हर एक फैसिलिटी का अपने इच्छा अनुसार, अपने मनोवांछित गुणों के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध है। बेचने वाला भी कई, खरीदार भी कई, एक ही क्वालिटी के, एक ही गुणवत्ता के चीज को। तो ये होता है ओपन मार्केट, टोटल ओपन मार्केट। समझ में आया? यानी कि कई विक्रेता, कई ग्राहक, और दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जान करके एक दूसरे को सेवा देते हैं। एक खरीदारी करता है, दूसरा बिक्री करता है। ठीक है, लिख सकते हैं। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। पहला विशेषता, इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसीलिए कोई अकेला विक्रेता या क्रेता वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। अब मान लो, इसीलिए कोई अकेला विक्रेता या क्रेता वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई को प्रभावित नहीं कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अब मान लो, कल्पना करो कि इतनी जो सारी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों को हम हटा दें, ये सारे कंपनी हट गए और इसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है, एप्पल। एकमात्र कंपनी है। क्या ये सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है। इसका मार्केट में मोनोपोली चलने लगेगा। वो चाहेगा तो रेट जब मन तब बढ़ा देगा, वो चाहेगा तो रेट जब मन तब घटा देगा। उसको लगेगा कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है मेरे प्रोडक्ट का, तो पर फोन वही फीचर्स वाले, जिस फीचर्स की हम बात की हैं, 500 या 1000 रुपये बढ़ा दिया सपोज, तो क्रेता के पास मजबूरी है, उसको चाहिए फोन भैया, तो लेगा ही।
तो यहाँ पे मोनोपोली उसका होगा, क्योंकि वही सेलर है अकेला एकमात्र बाजार में, और कंज्यूमर हजारों हैं। क्लियर है? तो ये स्थिति सेलर की ओर से हो सकता है, यानी सेलर सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सेलर बिक्री को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। अब क्या बायर प्रभावित कर सकता है? अगर बहुत सारे सेलर होंगे तो बायर भी प्रभावित नहीं कर सकता। कैसे? मान लीजिए 1 करोड़ का बाजार है, 1 CR का, या 10 लाख लोगों का बाजार है। अब 10 लाख लोगों में मोबाइल खरीदने वाले हैं। अब मान लीजिए कि कई कंपनियां हैं, एप्पल है, मोटोरोला है, सैमसंग है, रेडमी है, वीवो है, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं, ABCD। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए 10 लाख कंज्यूमर है, उसमें से एक व्यक्ति टिंकू, क्या टिंकू मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है? आप नाराज होंगे एप्पल से, मत लीजिए फोन। उसके पास 9,99,000 लोग अभी भी बचे हुए खरीदने के लिए है। 9,99,000 लोग, 99,999 लोग, 9,99,999 लोग बचे हुए हैं जो उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आप मत खरीदिए। तो ओपन मार्केट में या टोटल ओपन मार्केट में न तो क्रेता और न तो विक्रेता, न तो सेलर न तो बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, ये प्रभावित नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो इसीलिए क्रेता और विक्रेता कई होते हैं, और इसमें एक व्यक्ति या एक कंपनी या फर्म बाजार को प्रभावित नहीं कर पाता है ज्यादा, और इसकी वजह से प्राइस पर प्रभाव भी कम पड़ता है। क्योंकि सपोज, कल्पना करो, कैसे प्राइस प्रभावित नहीं होगा, कल्पना करो। मान लो हमारे पास कई कंपनी है, ओपन मार्केट है। अब हमारे पास कई सारी फोन की कंपनी है, जैसे हमने काउंट किया, एप्पल है, एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है, पता नहीं ओप्पो क्या क्या होता है, ओप्पो है, रेडमी है, और क्या होता है, सैमसंग है, नोकिया है, इस तरह की कई कंपनियां हैं। अब कल्पना करो, मुझे बताओ कि क्या एप्पल चाहेगा तो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? मान लो कि जो जो फीचर्स की हम बात किए थे कि भैया हमको फोन चाहिए, कैसा भाई, तो कम से कम 150 GB इंटरनल मेमोरी चाहिए, 9 GB का रैम चाहिए, 75 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, 4 इंच का स्क्रीन चाहिए, 24 घंटे का बैटरी बैकअप चाहिए, वेट कम से कम 50 ग्राम का चाहिए, इस तरह से वाटर प्रूफ चाहिए। इस तरह के क्वालिटी का हमने फोन ढूंढना शुरू किया। ये सब आपको दिख रहा है इधर? हाँ, अब हम ये सब क्वालिटी का फोन ढूंढना शुरू किए, तो ये सब क्वालिटी का फोन ये सारे कंपनियों में हमको मिल रहा है। अब कल्पना करो, क्या एप्पल अपना दाम बढ़ा करके लोगों को प्रभावित कर सकता है? पता चलेगा नहीं, लोग लेने ही नहीं जाएंगे। अगर ये मान लीजिए कि इनका दाम पहले 50,000 था, अब ये बढ़ा करके 70,000 कर दिए, दिन लोग इसको खरीदेंगे ही नहीं, लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं लेंगे एप्पल का फोन। बाकी तो ऑप्शन है ना उसके पास। तो यानी कि मार्केट के प्राइस को ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ओपन मार्केट रहेगा तो। और अगर अकेला रहेगा तो लोगों के पास मजबूरी होगा, लेना ही पड़ेगा। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है उतना ही रखे या घटा ले, तो और ज्यादा इन लोगों का बिक्री बढ़ जाएगा और ये मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो विक्रेता, दूसरी ओर क्रेता भी कंपनी के साथ ज्यादा ब्लैकमेलिंग या बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। आपको खदेड़ देगा कंपनी, उसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, 99,999 कस्टमर अभी 10 लाख में से बचे हुए हैं। नहीं, तो इस तरह का प्रवृत्ति पाया जाता है टोटल ओपन मार्केट में। पहला कैरेक्टर क्लियर है? सही का मतलब इधर एक शख्स से मिलाते हैं आपको। कहाँ था यार, इसको हम कल से ढूंढ रहे हैं बहुत बुरी तरह से, मेरे पास आई नहीं। देखो पहले देखो हाय कर, हाय बोलो बोलो, उधर जाना है।
ये तुम कहाँ था यार? कल से तुमको खोज रहा है, कल से मेरे को ले जा। समझ गया ना? तो ये टोटल ओपन मार्केट की ये नेचर होती है। ठीक है, एक मिनट के पंखा चालू करने दिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टोटल ओपन मार्केट का, वो कैरेक्टर ये है कि इस मार्केट में हर एक वस्तु का प्रतिस्थापन वस्तु होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट होता है, रिप्लेस किया जा सकता है। यानी कि ओपन मार्केट में, टोटल ओपन मार्केट में हर एक वस्तु का प्रतिस्थापक वस्तु होता है, पाया जाता है। ये क्या है? तो ऐसे समझ लो कि मान लो आपको फोन खरीदना है, इस कैरेक्टर का खरीदना है, तो आपने वीवो का खरीदना पसंद किया, प्रायोरिटी दिया। वीवो का नहीं मिला आपको, आपके आसपास उपलब्ध नहीं है, तो उसी कैरेक्टर का आपको ओप्पो में मिल जाएगा। तो वीवो अगर रेट बढ़ा भी देंगे या मार्केट में नहीं भी रखेंगे इस कैरेक्टर का फोन, तो भी आपके पास ऑप्शन है दूसरी कंपनियों का फोन जाकर के उसी कैरेक्टर का ले सकते हैं। यानी प्रतिस्थापक होता है। प्रतिस्थापक में ये सारे कैरेक्टर यानी रूप, रंग को, गुणवत्ता, रूप, रंग, आकार, गुण, ये सब कुछ एक समान रखने वाला कई वस्तु पाया जाता है, एक अलग अलग फर्म के, अलग अलग कंपनी के। अगर एक कंपनी के द्वारा या एक फर्म के द्वारा बाजार में नहीं लाया जाता है या उपलब्ध नहीं होता है, देन आपके पास ऑप्शन होता है, अवसर होता है दूसरी कंपनी, दूसरे फर्म का उसी क्वालिटी का, उसी रूप, रंग, आकार, प्रकार का आप खरीद सकते हैं, उसी गुण का। तो ओपन मार्केट में ये फैसिलिटी होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्रतिस्थापक वस्तु बहुत पाया जाता है और उन वस्तुओं में समरूपता होता है। समरूपता मतलब ये क्वालिटी होता है, आप जिस क्वालिटी के चाहें अनेक कंपनी की प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। अब आपको जो मन करे ले लीजिए, जिस कंपनी से, आपके पास ये ऑप्शन होता है, यानी कि समरूपता पाया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तीसरा कैरेक्टर, टोटल ओपन मार्केट में फर्म यानी कंपनियों को आने की उतनी ही स्वतंत्रता होती है जितना जाने की उतनी ही स्वतंत्रता होती है जितना आने की। यानी मार्केट पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। जैसे ऐसे समझ लो, इसमें तीसरी विशेषता, फर्म या कंपनी को बाजार में प्रवेश करने, लिखते भी चलना है, और बाजार से बाहर होने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो पहले कंप्यूटर बनाती थी या कुछ भी बिजनेस करती है। मान लो टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में पहले मान लो काम नहीं करती थी, फोन आज भी नहीं बनाती है टाटा इसलिए कोई भी काम नहीं करती है जो तुरंत खत्म हो जाए। टाटा उसी चीज में काम करती है जो हमेशा चलता रहे, इसीलिए टेम्पोररी प्रोडक्ट पर वो इन्वेस्ट नहीं करती है टाटा कंपनी। तो फोन पे वो काम नहीं करती है। वो भले ही संचार सेवा में आ जाएगा, स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, लेकिन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम वो नहीं करेगा, क्योंकि ये टेम्पोररी है। उसको पता है 10 साल बाद मोबाइल लोग फेंक देंगे, यूज ही नहीं रहेगा। आपके बॉडी में चिप इंजेक्ट कर दिया जाएगा, वही चिप हो जाएगा मोबाइल। आप खुद चलता फिरता मोबाइल खुद हो जाएंगे। आप सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, आप जैसे ही सोचेंगे वो नंबर डायल हो जाएगा। आर्टिफिशियल चिप लग जाएगा आपके बॉडी में, आप जो सोचेंगे वो मोबाइल एक्टिव हो जाएगा। आप सोचेंगे फलना का फोन लगाओ, फलना का फोन लगाते हैं, वो तुरंत वहीं से डायल हो जाएगा।
किसी का फोन आ रहा है आप जैसे ही आपके फोन आ रहा है तो आपके बॉडी में एक अलग तरह का मैसेज आ जाएगा, वाइब्रेशन या कुछ अलग तरह का संकेत मिलेगा कि आपको फोन आ रहा है, तो आपको मन करेगा उठाएं, तो आप सोचेंगे उठा लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से निर्देश आता है। तो जैसे ही यहाँ से निर्देश आया तो न्यूरॉन ये इसको मस्तिष्क होता क्या है, आपके बॉडी में भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करता है, संचार सिस्टम काम करता है, संचार तकनीक आपका बॉडी अपने आप में है, जिसका मेन है न्यूरो सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। आप कोई भी चीज देखते हैं तो उसका संदेश उस तंत्रिका तंत्र में जाता है और वहां से पूरे बॉडी को संदेश भेजा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप कोई चीज देखे तो आंख देखा, न्यूरॉन में नर्वस तंत्र में आपका गया संदेश कि भैया हाथ उठाना है, तो जैसे ही हाथ उठाना का संदेश आंख देख करके आपका यहाँ पे गया, देन आपका हाथ ऐसे उठ जाएगा, आप उठा लेंगे हाथ। तो हो सकता है आने वाले समय में आपके बॉडी में ऐसा चिप इंजेक्ट कर दिया जाए कि आपका फोन आएगा तो आप सोचेंगे कि उठा लेते हैं, तो उठ जाएगा, सोचेंगे छोड़ो यार कौन उठाता है, तो नहीं उठेगा। तो इसीलिए टेलीकॉम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में है टाटा कंपनी। दूर की सोचती है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस करती है, शॉर्ट टर्म नहीं, टेम्पोररी बिजनेस पे वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। तीसरा जो इसका कैरेक्टर बता रहे थे ये है कि इसमें बाजार में फर्म को आने और बाहर निकलने दोनों की स्वतंत्रता होती है। मान लो टाटा कंपनी को मन किया भैया हमको मोबाइल बनाना है, मार्केट में बहुत डिमांड है, तो आसानी से वो आ सकती है बाजार में, अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएगी और बाजार में अपना आउटलेट लगा करके अपने सामान को, मोबाइल को बेचना शुरू कर देगी। उसको लगेगा भैया हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना इन्वेस्टमेंट है, तो मार्केट से आसानी से क्विट भी कर लेगी और मार्केट पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं। तो जितना आसानी से आ सकते हैं उतना ही आसानी से जा भी सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता है किसी भी तरह का। ठीक है, लिख लो। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नई फर्मों को, फर्म मतलब कंपनियों को, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नई फर्मों को या कंपनियों को, नई फर्म, नई फर्मों को या नई कंपनियों को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नई फर्मों या कंपनियों को बाजार में आने और जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सामान्यतः कम समय में अधिक लाभ होने से, सामान्यतः कम समय में अधिक लाभ होने से कई फर्म या कंपनियां आकर्षित होकर के बाजार में उद्योग लगाती हैं। सामान्यतः कम समय में अधिक लाभ होने की वजह से उनको लगता है कि कम समय में अधिक लाभ हो जाएगा, तो सामान्यतः कम समय में अधिक लाभ होने की आशा से या अपेक्षा से या होने से कई कंपनियां बाजार में उद्योग स्थापित करती है और कम समय में ही अधिक नुकसान होने पर या कम समय में नुकसान होने पर वो बाजार से बाहर भी हो जाती है, और कम समय में नुकसान होने पर वो बाजार से बाहर भी हो जाती है, वो बंद उन करके खत्म कर देती है, खेला हटाओ। जैसे आप देखे होंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे पहले कंपनियां थे, वोडाफोन, डोकोमो, एयरसेल, अब याद है ये सब कंपनियां, हच, पता नहीं कितनी कंपनियां हुआ करती थी। आज सबके सब मार्केट से आउट हो गई हैं, सिर्फ दो ही कंपनी बची है, जियो और एयरटेल। नहीं तो वो सबको जैसे ही लॉस हुआ वो बाजार से बाहर हो गई। तो ये ओपन मार्केट का कैरेक्टर है। फायदा होता है तो कई कंपनियां दौड़ने लगती है उस क्षेत्र में, जैसे ही लॉस होता है तो वो बेचारे बाहर भी निकल जाते हैं। क्लियर है?
तो ये हुआ तीसरा कैरेक्टर, यानी तीसरी विशेषता की बात हम लोग कर चुके हैं। चौथी विशेषता, उन प्रतियोगिता बाजार में जो उत्पादन के साधन होते हैं वो पूर्णतः गतिशील होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन के कई साधन हैं, मुख्यतः 5 साधन है, आपको पता है, तकनीक, इंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लेबर और लैंड। ये 5 मेजर फैक्टर हैं या रिसोर्सेस हैं फॉर द प्रोडक्शन, उत्पादन के काम के लिए। अब कल्पना करो कि अगर बहुत सारे कंपनी और उद्योग होंगे तो मान लो लेबर है, एक उत्पादन का साधन हम लेबर को ले लेते हैं, श्रम को। अब मान लीजिए आप आईटी होल्डर हैं, या आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, या आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आप कोई सेफ्टी वाले हैं, या आप कोई एचआर वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स से मैनेजमेंट किए हैं या फिनांस से किए हैं, किसी भी तरह का आप लेबर हैं। ये सब लेबर ही हैं। लेबर का मतलब ये नहीं कि जो बेलचा और कुदारी चलाता है वही लेबर कहलाता है। जो भी अपने सेवा के बदले में रिम्यूनरेशन प्राप्त करता है वो सब के सब लेबर है। अपने श्रम के बदले में जो रिवार्ड लेता है, जो श्रमिक पारिश्रमिक लेता है, वो सब के सब लेबर है, सब के सब मजदूर है। चाहे वो कोई भी आईएएस भी लेबर ही है, वो सरकार की सेवा देता है, सरकार का सेवा करता है, दिन वो मजदूरी लेता है। अगर सेवा नहीं करेगा दिन सरकार उसको मजदूरी नहीं देगी। तो लेबर सब है। तो मान लो आज कल्पना करो कि ओपन मार्केट में क्या होता है कि ये सारे लेबर हैं, अगर इनको कंपनी एप्पल में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, दिन वो अपने स्किल को ले जा करके नोकिया को बेच देंगे, नोकिया के पास काम करेंगे। नोकिया से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, दिन वो सैमसंग के पास चले जाएंगे। सैमसंग से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो रेडमी के पास चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? यानी रिसोर्सेस जो है, उत्पादन के साधन, वो गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो चले जाएंगे। इनको भी पूरा अपॉर्चुनिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। क्लियर है? समझ में नहीं आया? इसी तरह से मान लो कैपिटल है, पैसा, ये लेबर की हो गई कि चलो एक लेबर रिसोर्स है मैन्युफैक्चर के लिए या प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन का साधन है। अब मान लो इसके जगह पे कैपिटल है, पूंजी है। अब पूंजी हमने लगाया भैया टेलीफोन सेवा, टेलीफोन बनाने का, फोन बनाने का। हमने 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख CR या 50,000 CR हमने लगाया टेलीफोन बनाने का, हैंडसेट बनाने का। पता चला कि हमारा ये सेल नहीं हो रहा है या मार्केट में हमको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, दिन हम क्या करेंगे, हम इसको सेल आउट करेंगे और इसमें जो कैपिटल लगा या बचा या निकला उसको हम किसी दूसरे में लगा दिया। क्या भाई? तो पेट्रोकेमिकल में लगा दिया। क्या भाई? यहां भी नहीं लगा था, फूड प्रोसेसिंग में लगा दिया, खाद्य प्रसंस्करण में। हो सकता है यहां भी ये नहीं लगे तो हम क्या किए कि रेडीमेड गारमेंट में लगा दिए। यहां भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए, दिन शेयर मार्केट में लगा दिए, जाओ। वहां भी सेटिस्फाई नहीं हुए, रियल एस्टेट में लगा दिए। कहीं भी हम अपना कैपिटल ले जा सकते हैं, लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ओपन मार्केट में ये होता है, यानी कि रिसोर्सेस जो है, संसाधन, उत्पादन के जो साधन है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता होती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है। इज दैट क्लियर? लिख लो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के सभी साधनों गतिशील होते हैं। एक उद्योग से दूसरे उद्योग या एक स्थान से दूसरे स्थान पर
हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इसीलिए इस मार्केट में या इस बाजार में उत्पादन के सभी साधन अपने अधिकतम प्रयोग में रहकर ही अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है। अपने अधिकतम कब इसमें उत्पादन के सभी साधन अपने अधिकतम प्रयोग में रहकर ही अधिकतम पारिश्रमिक पा सकता है। अब जैसे मान लो हम टीचर हैं, हम ही को समझ लो, हम टीचर हैं, हमारा पारिश्रमिक या फी तभी मिलेगा जब हम आपको बेस्ट देंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी दूसरे टीचर से जुड़ जाएं। मेरे को लगेगा कि भैया हमारे श्रम का रिवार्ड आप उतना नहीं दे पा रही हैं, देन हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएं। तो दोनों के पास ऑप्शन है। हमारा लेबर रिसोर्स ऑप्शन है कि हम कहीं भी चले जाएं और अपने बेहतर दे करके मैक्सिमम प्राप्त करें। आपके पास भी ऑप्शन है कि आप जितना दे रहे हैं उससे अधिकतम संतुष्टि हासिल हो, आपको अधिकतम यूटिलाइजेशन मिले, आपको यूटिलिटी मिले आपको, देन आप दूसरे को चॉइस कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये है चौथा कैरेक्टर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। नेक्स्ट कैरेक्टर होता है पांचवा कैरेक्टर। इसमें सेलर और बायर दोनों को मार्केट की पूरी जानकारी होती है, बाजार की पूरी जानकारी होती है। बाजार की पूर्ण जानकारी क्रेता और विक्रेता को होता है, क्रेता एवं विक्रेता को होता है। टोटल इंफॉर्मेशन हैव बोथ सेलर एंड टोटल इंफॉर्मेशन केप्ट बोथ सेलर एंड बायर। सारी सूचनाएं रखी जाती है क्रेता और विक्रेता के द्वारा बाजार में। अब क्या सूचना है भाई? तो इसको ऐसे समझ लो, सेलर के पक्ष से और बायर के पक्ष से, दोनों पक्ष से समझ लो। मान लो आप विक्रेता है, टिंकू विक्रेता है, टिंकू कोई चीज बेच रही है और पंकज खरीदार है। अब टिंकू मान लो मोबाइल फोन बेच रही है, हमको मोबाइल चाहिए, तो हम इस मोबाइल के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन रखेंगे कि इस कंपनी का मोबाइल, ये मोबाइल कैसा सर्विस देती है, इसका कैसा नेटवर्क कैचिंग पावर है, गिरने पर टूटता है कि नहीं, स्क्रीन टच कैसा काम करता है, वगैरह वगैरह। हार्ड डिस्क, इसमें रैम कितना अच्छा है, इसमें किस तरह के चिप का प्रयोग किया गया है, इसमें जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो चाइनीज सॉफ्टवेयर है या पायरेटेड है कि नहीं है, ये सब कुछ हम जानकारी रखते हैं। और विक्रेता को भी पता है कि ये कंज्यूमर है, इसके पास इतना इनकम होता है, दिन इस तरह का ही ये चॉइस कर सकता है। तो इस लेवल का चीज हम इसको प्रोवाइड करें कि एक मिडिल क्लास का जो कंज्यूमर है, मान लो हमारे देश का सबसे बड़ी जो उपभोक्ता वर्ग है वो मिडिल क्लास का है, जिसकी आमदनी 40 से 50 हजार रुपया मंथली है। अब वो मोबाइल कितने का खरीदेगा? मैक्सिमम 25 से 30 हजार का खरीदेगा, क्योंकि उसका महीना का सैलरी है उतना है 40 हजार रुपया, तो उसका और भी खर्चा है। तो सेलर को पता है कि भैया इसका इतना इनकम है और ये फैसिलिटी वाला फोन ही खरीदेगा, तो इसलिए उसी फैसिलिटी वाला, उसी क्वालिटी वाला फोन वो मार्केट में उतारेगा ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और बायर को भी पता है कि उसको क्या क्या चाहिए और किस कंपनी में मिलेगा। तो टोटल ओपन मार्केट में दूध का दूध और पानी का पानी सामने होता है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। एक बार इसी पर एक चुटकुला सुना देते हैं। एक बार एक राजा था, तो राजा के राज में एक ठाकुर नाऊ रहता था, दाढ़ी बाल बनाने वाला। तो नौवा क्या करता था वो कि राजा का आदेश का हमेशा उल्लंघन करते रहता था। जिसके पास जाता था, जिस सामंत के पास, जिस जागीरदार के पास या जिस छोटे मोटे राजा के पास,
वो जा करके वो राजा की खूब बुराई करता था और जिसका सेवा करता था, जिसके दरबार में जाकर के उसके सामने अपनी बड़प्पन डिंग हाँकता था कि अरे वो राजा कुछ भी नहीं है, ऐसे वैसे, आप जो हैं सो आप हैं, ये है वो। तो ये राजा को एक दिन पता चला कि भाई मेरे ही राज्य का ठाकुर, मेरे ही राज्य का नाऊ ऐसा ऐसा करता है, रुको इसको सजा देते हैं। भरी दरबार में बुलाया, बोला ठाकुर ठाकुर आता, हाँ हुजूर, आज एक सवाल का जवाब हमको दे दो, नहीं तो तुम्हारा सर कला। अब अगला जो विशेषता है वो विशेषता है इस मार्केट में, यानी टोटल ओपन मार्केट में गला काट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है, पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। उत्पादक वर्ग के द्वारा या सेलर के द्वारा भी और बायर के द्वारा भी, दोनों ओर से कंप्लीट प्रतियोगिता होता है। उत्पादक के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे हमने वो क्वालिटी की बात की कि ये सारे क्वालिटी के प्रोडक्ट, ये सारे क्वालिटी वाले हमको प्रोडक्ट चाहिए, तो सारी कंपनियां उस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगी। अब उसमें से उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए वो पूरी तरह से प्रतियोगिता करती है। कोई खूब एडवर्टीजमेंट करेगा, कोई अपना प्राइस कम कर देगा, कोई वारंटी गारंटी बढ़ा देगा, कोई फ्री में उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देगा, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। तो दूसरी कंपनी भी उसी के प्रतियोगिता में कुछ और प्रलोभन देगी उपभोक्ता को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गला काट कंपटीशन होता है और मार्जिन कम रह जाता है, फायदा कम रह जाता है। फायदा किसको होता है? कंज्यूमर को हो जाता है, ठीक है, हाँ, उपभोक्ता को हो जाता है। तो टोटल ओपन मार्केट में टोटल कंपटीशन भी पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता भी पाया जाता है, और जिसका फायदा उपभोक्ता को मिल जाता है। आज भी देखिए, आज आप टोटल ओपन मार्केट में एक टीचर खड़ा है। टीचर भी एक तरह से क्या करता है, वो भी तो सेल ही करता है अपने आप को। टीचर एज ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस सेक्टर है। टीचर भी जीएसटी देता है, स्वयं भी कर देता है, गुड्स एंड सर्विस टीचर भी देता है अपने इनकम पे। तो वो भी पूरे मार्केट में कंपटीशन में है कि कौन टीचर कितना बढ़िया पढ़ाएगा, उसी का मार्केट में डिमांड होगा, उसी के पास अधिकतम स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए। गला काट कंपटीशन। सोचो, हम लोग जब तैयारी करते थे तो उस समय 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च किए थे सिविल सर्विस की तैयारी करने में। आज स्थिति यह है कि टीचर 10,000 में पढ़ाने के लिए तैयार है एक पेपर। हम लोग उस समय 20 से 25,000 रुपया एक सब्जेक्ट का देते थे पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट का। और आज 10,000 20,000 में पूरा जीएसई पढ़ लीजिए। ये कंपटीशन का गला काट स्थिति है, क्योंकि हर एक जगह सर्विस देने वाले टीचर मौजूद हैं। क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रतियोगिता टफ होता है या चुनौतीपूर्ण होता है, और इससे वस्तु का कीमत भी प्रभावित होता है और उपभोक्ता को फायदा हो जाता है। उपभोक्ता को फायदा हो जाता है, कीमत भी प्रभावित होता है, जिससे उपभोक्ता को फायदा हो जाता है। हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक और आखिरी विशेषता यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म जो होता है, कंपनी, वो कीमत भी तय करता है और क्वांटिटी भी तय करता है, यानी मात्रा भी स्वयं ही तय करता है। यानी कि फर्म ही डिसाइड करता है प्राइस और क्वांटिटी। तो फर्म या कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसका कीमत निर्धारण करने के लिए, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसका मात्रा निर्धारित करने के लिए। जैसे मान लो हम एक कंपनी है, अब हमको पता है कि मेरा सामान बाकी सारी कंपनियों की तुलना में बहुत ज्यादा मांग है, तो हम क्या करेंगे, 10 रुपया 20 रुपया बढ़ा देंगे।
और बढ़ा करके, या हो सकता है हमको लगता है कि मेरा मांग कम है तो हम 10-20 घटा करके और सप्लाई बढ़ा देंगे। यानी सब कुछ मेरे ही हाथ में होता है। हम यहीं से अपना प्राइस बढ़ा भी देते हैं, घटा भी देते हैं, और सप्लाई बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। हम प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, बाजार में बने रहने के लिए ये दोनों कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। समझ में आया? हाँ, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या कंपनी कीमत और मात्रा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या कंपनी बाजार में कीमत एवं मात्रा दोनों का ही समायोजक होता है, एडजस्टर होता है, समायोजक या एडजस्टर होता है। बाजार मूल्य के आधार पर या बाजार में मांग के आधार पर अपने उत्पाद का कीमत बढ़ा भी देता है और उसकी मात्रा घटा भी देता है। मूल्य भी बढ़ा देता है, मात्रा भी घटा सकता है, जो मन चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। कल हम लोग पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, या मोनोपोलियल या फिर मोनोपोलियल मार्केट क्या होता है, उससे कैसे प्राइस, अब इससे कैसे प्राइस डिटरमाइन होगा आप समझ सकते हैं। ये सारी बातें से लगता है कि मार्केट में प्राइस को जब मन तब बढ़ाया घटाया जा सकता है, प्राइस डिटरमाइन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो इससे प्राइस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक सकारात्मक पक्ष यह है कि इसमें वस्तु का या उत्पादन का कीमत औसत या उससे कम ही रहता है। लेकिन मोनोपोलियल मार्केट में क्या होगा, वस्तु का कीमत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर एक फर्म या एक कंपनी पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखेगी। वो जैसे चाहेगी वैसे करेगी, तो उसको मन करेगा तो कीमत बढ़ा देगी, मन करेगा तो घटा देगी। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो मार्केट के मर्म को समझ करके, मार्केट के डिमांड को समझ करके ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। तो वो कैसे काम करता है वो सब हम सारी बातें कल करेंगे।